हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी डिजीजेस होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो नॉन कंटेजियस होती है। दैट मीन्स ये डिजीजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करती हैं। इन डिजीजेस का जो नेचर होता है वो बहुत क्रॉनिक होता है। दैट मीन्स कि ये डिजीजेस ग्रेजुअली स्लोली जो है डेवलप होने लगती है और उसके बाद परसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आपकी लाइफ में जो है परसिस्ट करती है। दैट मीन्स कुछ डिजीजेस ऐसी भी होती हैं जो लाइफ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में रह जाती है। अब इन डिजीजेस को हम साइलेंट फेज कहते हैं। दैट मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो मैक्सिमम ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस पे ये बहुत एसिम्टोमेटिक होती है, लोगों में सिम्टम्स आते ही नहीं हैं और जब तक वो इन बीमारियों में प्रॉपरली मुब्तला नहीं हो जाते दे आर अनएबल टू डायग्नोज दीज डिजीजेस। अब इसमें 4 बिग डिजीजेस हैं जिन्हें हम बिग फोर्स ऑफ द एनसीडी कहते हैं। दैट इंक्लूड द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसरस डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड द डायबिटीज। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए ये वाली डिजीजेस जो होती हैं इनके काफ़ी रीजंस होते हैं होने के। कभी कभी ये डिजीजेस जेनेटिक रीज़न की वजह से होती हैं, कभी एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से, एंड आजकल जो है ज़्यादा प्रेवलेंट जो है दैट इज़ लाइफस्टाइल की वजह से। हमारे में जो लाइफस्टाइल होता है उसमें जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से ये डिजीजेस ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स है, हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, टूथ या मेंटल हेल्थ जो है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए रिस्क इक्वेशन अगर हमें देखनी है तो उसमें जेनेटिक और हमारा लाइफस्टाइल दोनों ही जो है अकाउंटेबल होता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा जेनेटिक्स। अगर कहीं पे भी हमारे जो है हमारे फोर फादर्स है या हमारे जो मतलब फैमिली लीनिएज है उसमें ये डिजीज चलती आ रही है तो जेनेटिकली देयर आर चांसेस कि ये जो डिजीज है ये आप में ट्रांसफर होगी, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या एज की वजह से कुछ बीमारियां आप में आ जाती हैं, सो दीज आर अनमॉडिफाइबल। लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इन डिजीजेस को होने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन इज हैविंग अनहेल्दी डाइट, तो उसको डाइट जो है वो चेंज करना है एंड वो डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है दैट इज़ फिजिकल इनएक्टिविटी। हम बहुत ही इनएक्टिव हो गए हैं फिजिकली, नो एक्सरसाइजेज, नो वॉक्स, नथिंग। तो योगा, वॉक्स एंड ऑल एंड एक्सरसाइजेज तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो इंक्लूड करेंगे तो हम काफ़ी हद तक इन डिजीज़ेस को जो है प्रेवलेंट होने से रोक सकते हैं। टबेको यूज़ बहुत हो रहा है, उसको कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ काफ़ी सारे ऐसी डिजीज़ेज़ है लाइक माउथ कैंसर्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनका रीज़न कहीं न कहीं टबेकोज़ होते हैं। या कोई अल्कोहल का कंज़प्शन है, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट कैन अफेक्ट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। सो वंस यू आर containing the use or consumption of alcohol or tobacco, तो एक लार्ज एक्सटेंट तक आप इन डिजीज़ेज़ को होने से रोक सकते हैं। देन कम्स द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, उसकी वजह से काफ़ी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या बाकी और इश्यूज हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स एन एक्सपोनेंशियल एनसीडी रिस्क, और जितना जितना ये फैक्टर्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे उतना ही सीवियर एनसीडी में आप मुब्तला होते जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इन्हीं डिजीजेस को एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ कम्स फर्स्ट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस।
व्हाट आर दीज ऑल अबाउट? ये डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो आर्टरीज होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। वो आर्टरीज, वो वेन्स जो हमारे ब्रेन्स को, हमारे हार्ट, हमारी किडनीज, हमारी आंखों तक जाती हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे इन वेसल्स में जो लीड करती है हमारे मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को, तो उस वजह से उनमें डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। अब कार्डियोवेस्क्युलर डिजीजेस का जो पोटेंशियल होता है इम्पैक्ट करने का सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ये देखते हैं ग्लोबली इनकी वजह से 17.9 मिलियन डेथ्स होती हैं। दैट मीन्स हाईएस्ट ऑफ ऑल एनसीडी कैटेगरी। प्राइमरी कंडीशंस क्या प्रिवेल हो सकती है इनकी वजह से? कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज जिसे हम लोकल लैंग्वेज में स्ट्रोक कहते हैं, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस हो सकती हैं। अब क्रिटिकल इवेंट्स दो आ सकते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के, एक होता है हार्ट अटैक, दूसरा होता है ब्रेन अटैक। हार्ट अटैक जो है जिसे हम लोग जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई जो होती है फैट डिपॉजिशन की वजह से वेसल्स में स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अगर ये कोई वेसल है और उसमें यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो गया है, ब्लड सप्लाई होनी है, वो यहाँ स्टॉप हो जाती है और उसकी वजह से जो है आपको हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स रहते हैं? सीवियर चेस्ट पेन होने लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा आपको लग रहा है वो रह रहा है और रेडिएट हो रहा है जॉज में, लेफ्ट आर्म में, तो इमीडिएटली आपको एक मेडिकल इंटरवेंशन करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज द स्ट्रोक, जिसे हम ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या तो प्रॉपर कट ऑफ हो जाती है जिसे हम इस्कीमिक सिचुएशन कहते हैं, या एक कोई वेसल है वो बर्स्ट आउट हो जाती है जिसे हम हेमरेज कहते हैं। अब इम्पैक्ट ये होता है कि अगर ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह से कभी कभी परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। और जो स्ट्रोक्स होते हैं ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना सीवियर इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग, दैट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है, पर्सन इज सेड टू बी हाइपरटेंसिव जब उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो 140/90 हो जाए ब्लड प्रेशर का, या उससे भी ज़्यादा। 140/9 इज द थ्रेशोल्ड, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो द पर्सन इज सेड टू बी हाइपरटेंसिव। अब इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे जब तक इंसान को हाइपरटेंशन हो नहीं जाता, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम्स होते ही नहीं है। ऐसे 12% लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो आपका उनमें प्रॉपर डायग्नोज होता है और उनको कंट्रोल रहता है बीपी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें अनडायग्नोज रह जाता है और उनका जो बीपी होता है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब इंडिया में अगर हम प्रेवलेंस की बात करेंगे, आउट ऑफ 4 एटलीस्ट देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जब कोई बंदा एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट करेगा, या उसका लाइफस्टाइल गलत होगा, वो ओबीज हो गया होगा, उनकी स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, उसमें भी चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के, या अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो। तो अनकंट्रोल प्रेशर जब होगा तो उस वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? स्ट्रोक कॉज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट मीन्स हार्ट अटैक आ सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, और यहाँ तक कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आती है नेक्स्ट डिजीज की बारी, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका पेनक्रियाज फेल करता है इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और अगर प्रोड्यूस कर भी लिया तो इफेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर पाता। सो अब इसमें क्या रेंज होती है जिसके बाद हम बोल सकते हैं कि सस्पिशन हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन सफ़र कर रहा होगा डायबिटीज़ मेलिटस से? अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ग्रेटर देन 140 mg/dl हो गया तो सस्पिशन आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स फिर आपको रिपीटेड टेस्ट करने बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द वार्निंग साइंस जिससे हमें पता चलेगा कि पर्सन जो है पोटेंशियली उसे डायबिटीज़ मेलिटस है? सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है एक पर्सन में, या उसे बहुत प्यास लगती है और उसे शॉर्ट इंटरमिटेंट टाइम्स में उसे भूख लगने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, और जो उसका जो जख्म भरने का जो टाइम होता है वो उसे ज़्यादा लगता है, स्लो हीलिंग होती है उसमें। ठीक है, ये कुछ उसमें
वार्निंग साइंस होती हैं जो हमें दिखती हैं। अब इस डिजीज़ के 2 पार्ट्स हो सकते हैं। एक होता है टाइप 1 ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस एंड देयर आर टाइप 2 ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 जो होता है उसके पीछे जेनेटिक रीज़न होता है, ऑटो इम्यून रीज़न होता है, तो बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाती है। तो हम मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डेली इंसुलिन शॉट्स लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के लिए वी कैन डू नथिंग एज़ पर नाउ। आप अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल और उनका बॉडी वेट इज़ द मेन रीज़न। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, आपके डाइट कंजप्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी इनसफिशिएंट इंसुलिन बनाती है, या आपकी बॉडी अगर इंसुलिन बना रही है सो इफेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर पा रही है, और ये बहुत कॉमन टाइप होता है और ये हाईली प्रिवेंटेबल भी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये लाइफस्टाइल और बॉडी वेट के बेसिस पर इंसान में होता है। तो अगर हम डाइट को और वेट को मेंटेन कर लेते हैं तो ये डिजीज़ को हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। Moving forward to the another NCD, that is chronic respiratory diseases. Chronic respiratory diseases जो होती हैं ये क्योरेबल नहीं होती हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज में मोस्टली फैक्टर होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना। ठीक है, जब इंसान में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है तो हमारा मेन इवेंट होता है कि हम इसको कंटेन करें कि ये ना हो। तो मैनेजमेंट में सारा फोकस ही इसी पे होता है ताकि आपकी लाइफ अच्छे से हो। अब एग्जांपल्स क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस की कौन सी होती है, सीओपीडी होती है इसमें सबसे पहली एग्जांपल, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। एजमा होती है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले एयर पोल्यूशन। नंबर 1 पे इतनी एयर पोल्यूशन है कि उसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जैसे जहाँ एस्बेस्टॉस बन रहा है या केमिकल फ्यूम्स ऐसे निकल रहे हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है अफेक्ट कर रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड देन अनदर रिस्क फैक्टर इज टबेको, आप देख रहे हैं स्मोकिंग है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी सारे जो है बीमारियां होती हैं, एंड इट इज़ द थर्ड लीडिंग कॉज फॉर द एनसीडीज। मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी आती है कैंसर। कैंसर जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस वक्त, एंड इट्स द बिगेस्ट एनसीडी राइट नाउ। मैकेनिज्म ये है कि नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है एंड देन देयर कम्स द न्यूप्लास्टी। नॉर्मली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम रेगुलेट करता है और सेल डिवीजन को, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, सो इट इज सेड दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। फाइन, अब 2 टाइप्स के कैंसर्स होते हैं, एक होता है बेनाइन टाइप का, दूसरा होता है मेलिग्नेंट टाइप का। बेनाइन टाइप जो होते हैं दैट इज नॉन कैंसरियस, ये एक ओरिजिनल साइट जहाँ पे वो ग्रो हो रहा है उसी पे ही कन्फाइंड रहता है और ये किसी और ऑर्गन पे जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स में आते हैं लिपोमास, आते हैं एडेनोमास, आते हैं फिब्रॉइड्स, आते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स होती हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं, उनमें प्रोलिफरेटिंग न्यूप्लास्टिक सेल्स होती हैं जो बाकी अगर उसके आसपास के टिश्यूज है वो उनको भी अपने इसमें इन्वेड कर लेता है। ठीक है, और इनका इतना भी ये होता है कि ये मेटासाइज कर सकता है। मेटास्टेसाइज का मतलब होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, पूरी बॉडी तक भी ये जो है वो फैल सकते हैं। प्रोजेक्ट ये किया गया है कि 2012 में जो कैंसरस केसेस 1 मिलियन थे वो 1.5 मिलियन हो सकते हैं बाय 2035, एंड इट वाज अ प्रोजेक्शन। अब कैंसर जो होता है वो कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स की वजह से होता है, तो कुछ उसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे फिजिकल कार्सिनोजेंस है, आप यूवी रेडिएशंस के एक्सपोजर में आ रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। केमिकल कार्सिनोजन, आप टोबैको का कंजप्शन कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो ऐसे मटेरियल्स को आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहे हैं विच विल एक्ट एज अ कार्सिनोजेनिक मटेरियल। देन बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हैं, उसमें भी हम देखते हैं जैसे एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसकी वजह से आपको कैंसर कॉज हो सकता है, या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या पैरासाइट्स है जिनकी वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। तो ये कुछ कार्सिनोजेंस हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। नाउ देर आर सर्टन क्रिटिकल कैंसर्स, मोस्टली अगर आप इस वक्त देखेंगे हमारे जो ह्यूमंस हैं उसमें अगर हम विमेंस की बात करेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन दिनों सर्वाइकल एंड द ब्रेस्ट कैंसर्स। सर्वाइकल कैंसर एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है,
एंड कॉज इसमें स्मोकिंग भी होता है या प्योर सेक्सुअल हाइजीन भी होता है। इसमें सिम्टम्स ये है, आपके लॉन्गर हेवियर पीरियड्स होते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, और इनफैक्ट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ये जो होती है ये डिजीजेस, ये काफ़ी टाइम तक भी सिम्टोमेटिक रह सकती है, ग्रेटर देन 20 years तक भी। तब तक भी आपको पता नहीं चलेगी, एंड जब डायग्नोस होगा यू कैन डू नथिंग देन। ओरल कैंसर्स, जैसे हम यही बोलते हैं, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, उन सारी चीज़ों की वजह से होता है। माउथ अल्सर्स अगर ज़्यादा देर रहेंगे सिम्टम कॉज करने, सिम्टम्स यही होते हैं कि परसिस्टेंट माउथ पेन रहना, आपके जो है माउथ में सूजन होना, आपके जो माउथ में अल्सर्स होना, तो लम्प्स जैसी चीज़ें होना, उसकी वजह से होता है। ये डिजीज़ेस अगर ज़्यादा देर आपके लाइफ में परसिस्टेंट रह रही हैं तो इवेंचुअली डेथ भी कॉज कर सकती हैं। नाउ अगर हम ऑन्कोलॉजी लैंडस्केप ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम ये देखते हैं विमेन में दो प्रेवलेंट जो है कैंसर्स होते हैं, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड द सर्विकल कैंसर, और मेन में ओरल कैंसर्स होते हैं। सर्वाइकल कैंसर्स आर सो मच, मतलब इतना प्रेवलेंट हो गए हैं इन दिनों की 75,000 वेमेन जो है हर साल एनुअली इंडिया में मर रही हैं, और उनका मेन रीज़न क्या है, HPV, दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब HPV का वैक्सीन आ गया है जो 9 से 12 साल की लड़कियों को मोस्टली दिया जा रहा है। हम ऑलमोस्ट 27 to 45 ईयर्स तक भी वो दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको छोटी एज में ज़्यादा दे रहे हैं, जिनका एज ग्रुप कम है, तो वहाँ पर उनका जो है इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ अब ये कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ेगा NCDs को टैकल करने के लिए। सबसे पहले हमें रिस्क को ही कम करना है। दैट मीन्स हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जो मॉडिफाइबल फैक्टर है, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, ताकि हमें इन डिजीज़ का रिस्क ही पहले कम हो जाए। उसके बाद हमें टाइमली स्क्रीनिंग करना है, ताकि हम अर्ली जो है इन चीज़ों को डिटेक्ट कर पाए। अब अर्ली डायग्नोस हो गया तो हम क्या कर पाएंगे, हम मेडिकल इंटरवेंशन जल्दी दे पाएंगे पेशेंट को, और उसके बाद जब पेलिएटिव केयर उससे मिलेगा तो उसकी क्वालिटी लाइफ हो जाएगी। ऑल्दो अगर वो डिजीज़ इनक्योरेबल भी होगी, बट एटलीस्ट हम उसको क्वालिटी के साथ जो है टैकल कर पाएंगे, उससे काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर पाएंगे। सो इट इज़ बेटर कि जब कोई सिम्टोमेटिक चीज़ है, क्योरिंग से ज़्यादा मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब डिफेंस स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन करने के लिए इन डिजीज़ेस को। सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों के हाथ में है, हम लोग टोबैको फ्री होने की कोशिश करेंगे। टोबैको बिग फोर्स में से सबका रीज़न है। कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको आप ले रहे हैं, बीट सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, कुछ भी ले रहे हैं, इफेक्ट करेगा। तो हार्ट डिजीजेस, TB, ओरल कैंसर्स या स्पर्म काउंट कम होना उसकी वजह से हो सकता है। आप अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो रुका सकते हैं, उसकी वजह से आपकी काफ़ी डिजीज़ेस जो है वो कंटेन हो जाएंगी। आप अच्छी नींद करेंगे, एटलीस्ट 7 घंटे की नींद करेंगे, उसकी वजह से, क्योंकि अगर आप कम नींद करते हैं आपको हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है या डिप्रेशन होने का। तो अगर आप बराबर नींद कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से हट जाएंगी। रूटीन मॉनिटरिंग करना, दैट मीन्स आप रेगुलर चेकअप्स करवाएंगे, अगर क्वार्टरली नहीं हो पाया तो आप हाफ ईयरली करवाएंगे। अपने BP, शुगर, इन सारी चीज़ों को टाइमली स्क्रीन करते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब इंडिया ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। इंडिया ने जो है एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज़ NPNCD, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथनिंग कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब इसमें ये हुआ कि NCD सेल्स खोले गए, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, HRD को ट्रेन किया, NCD क्लिनिक्स भी खोले गए हैं इसमें, तो ताकि इन NCDs को रोका जा सके। हेल्थ प्रमोशंस हुआ, अर्ली डायग्नोसिस हुआ, और उसकी वजह से पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, स्क्रीनिंग टाइम पे हुई ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक हम क्या कर सकेंगे, वी कैन कंटेन NCDs। ये इंडिया का ये था, और ये कब लॉन्च हुआ था, इन 2010 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अब हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए उनका एक इनिशिएटिव था, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, अकॉर्डिंग टू विच उन्होंने ये डिसाइड किया था, एक गोल बनाया था कि हम 25% तक जो है हाइपरटेंशन को रोकने की कोशिश करेंगे। और उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट जो होगा हाइपरटेंशन का, लगभग 220 मिलियन लोगों का किया जाएगा। और इससे ये होगा कि अगर आप BP को कंट्रोल कर रहे हो, उससे होने वाली बाकी डिजीज जैसे स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, रेनल फेलियर है, उससे भी जो है रोका, उससे भी रोका जा सकता है।
देन कम्स कि अगर टोबैको को कंट्रोल किया जाए, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007-2008 में इनिशिएट किया गया। उसका मेन जो है फंक्शन ये था, उसका ऑब्जेक्टिव कि टोबैको के यूज़ को रोका जाए, स्पेशली बच्चों को और जो यंग जनरेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि टोबैको मोस्टली एवरी बिग फोर जो हमारे पास है एनसीडी का उसका पार्ट है। तो अगर हमने टोबैको को किसी तरीके से कंटेन कर लिया, हम इन डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंटेन कर पाएंगे। 2030 का जो चैलेंज टारगेट है, दैट मीन्स बोला गया बाय 2030 हमें एनसीडी ने, मतलब अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमें डिजीज़ को कम करना होगा एनसीडीज की बाय 1/3, दैट मीन्स 33%। तो ये एसटीजी का टारगेट था। बट प्रोजेक्टेड रियलिटी ये है, रिसर्चर्स ने कहा कि हम सिर्फ 15.6% ही डिक्लाइन कर पाएंगे बाय 2030। सो हम अपने एसडीजी टारगेट को जो है मिस कर सकते हैं बाय 2030 लाइकली, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स। अब हम देखेंगे बाय 2026 व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एनसीडीज 2026 के हिसाब से। हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो हम ये पहले देख रहे हैं कि एनसीडी जो है वो कंटेन करेगी 66% डेथ्स का रीज़न होगा बाय 2026। 63 to 66% डेथ्स जो हो रही हैं वो इन्हीं डिजीज़ की वजह से हो रही हैं इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा बिग कंट्रीब्यूटर कौन है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस 27%। उसके बाद आती है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, कैंसर्स एंड डायबिटीज़। अब मोर्टेलिटी जो है वर्क फोर्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में 26% डेथ्स जो है एनसीडी की वजह से हो रही है प्री मच्योर। दैट मीन्स हमें पहले ही पता होती है कि एनसीडी जो है वो ऑफन जेनेटिक केयर से, लेकिन इंडिया में उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो 30 से 70 का एज ग्रुप है प्री मेच्योर, जिनमें अब ये डिजीजेस नहीं होनी चाहिए, उनमें ये डिजीजेस हो रही है। और उसकी वजह से इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। और प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? लेबर सप्लाई इफेक्ट हो रहा है। और लेबर सप्लाई इफेक्ट होने की वजह से इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कम होता जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये देख रहे हैं कि बर्डन जो होता है वो किन पे मोस्टली पड़ता है? उन कैटेगरीज पे जिनको लिमिटेड एक्सेस होता है, जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशन है, अर्बन पोर है, या इनफॉर्मल वर्कर्स है। ये एक कंपाउंडेड रिस्क फॉर्म करते हैं, बिकॉज हाई एक्सपोजर रिस्क फैक्टर्स का तब बढ़ता है जब आपका प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा, मतलब उन लोगों को जो है ज़्यादा ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव केयर का कोई भी ज़्यादा एक्सेस नहीं होता, उनको लिमिटेड एक्सेस मिलता है हर चीज़ का। तो इसीलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन डिजीज़ में मुब्तला होने के लिए। तो इनइक्वालिटी ऑफ इलनेस हम उसी को कहते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब हम ये देख रहे हैं कि प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं, वो भी करीब 25-26% हो रही हैं। तो इट इज़ प्रोजेक्टेड बाय 2030 इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा कि जीडीपी लॉसेस जो है वो प्रोजेक्ट किए गए हैं, सिग्निफिकेंट जीडीपी लॉसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू कॉमेंट बिलो and do subscribe to my channel and like this video. Thank you so much.